हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्लास 12th केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, और हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड फॉर्म स्टडी करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये देख लिया था कि इंटीग्रेटेड रेड इक्वेशंस क्या होती हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, और साथ ही साथ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो इंटीग्रेटेड इक्वेशंस हैं उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, हाफ लाइफ है, वो सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं। अब अगर आपका उस टॉपिक पर कमांड नहीं है तो यहां पर आई बटन पे मैं केमिकल काइनेटिक्स की प्लेलिस्ट का पूरा लिंक शेयर कर दूंगा। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से पहले का कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है जिस पर आपका कमांड नहीं है तो पहले उसे जरूर देख लेना, क्योंकि आज के लेक्चर में हो सकता है वो सारी बातें भी हम इस्तेमाल करें। हालांकि मैं आपको ये सारी बातें साइमल्टेनियसली बताता भी चलूंगा, लेकिन एकदम कोर लेवल पर, एकदम फंडामेंटल लेवल पर अगर आपको उसकी कमांड करना है, उस पर कमांड करना है, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर वो जाकर सारे वीडियोस देख लीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम सीधे हम लोग आज बात करना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक अज्यूम कर लेते हैं। अब देखो, हम अजम्पशन लेकर इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि एक जनरल हमें आइडिया मिल जाएगा। अगर मान लो आपको कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर्टिकुलर टाइप में दे दी गई तो आप उसी हिसाब से देखकर वहां पर काम कर लेना, ठीक है। चलो फटाफट बात करते हैं। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास मान लो R से P कोई रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हम ये कंसिडर कर ले रहे हैं। अब अगर हम लोगों ने ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर करी मेरे बच्चे, तो बस कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स और समझ लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर करने का मतलब क्या है कि जैसे मानो अगर यहां पर एक कंटेनर है और इस कंटेनर में, ये क्लोज कंटेनर, इस कंटेनर में मैंने R रिएक्टेंट डाल दिया है, तो टाइम जीरो पर मैंने कुछ ना कुछ R रिएक्टेंट डाला होगा, और उस टाइम पर कंटेनर के अंदर कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने बस रिएक्टेंट को अपने कंटेनर के अंदर लिया है, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे जैसे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे रिएक्शन स्टार्ट होने लगेगी और ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेगा, और ये रिएक्शन को फॉलो करेगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग। तो धीरे 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 जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा, कोई रैंडम टाइम टी आएगा, तो हमारे पास यहां पर कंटेनर में रिएक्टेंट्स के साथ साथ, मान लो ये जो मैं व्हाइट कलर के पार्टिकल्स बना रहा हूं ये रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो मैं ग्रीन कलर के पार्टिकल्स बना रहा हूं ये हमारे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो धीरे 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 यहां पर प्रोडक्ट भी आने लगेगा, और प्रोडक्ट जब आने लगेगा तो मेरे बच्चे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी, जो रिएक्टेंट है वो धीरे 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 कम होने लगेगा, क्योंकि रिएक्टेंट ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो धीरे धीरे रिएक्टेंट के पार्टिकल्स कन्वर्ट होने लगेंगे प्रोडक्ट के अंदर। तो अगर हम लोग टाइम बाउंडेशन के बारे में बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम लोग टाइम जीरो पर बात करें तो हमारे पास कुछ ना कुछ रिएक्टेंट का अमाउंट होगा। लेट्स से हम मान लेते हैं वो अमाउंट है R नॉट, और हमारे पास प्रोडक्ट रहा होगा जीरो। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा, मान लो रैंडम टाइम टी के बारे में हम लोग बात करें, तो मान लो रैंडम टाइम हम टी के बारे में बात करें, तो इस मोमेंट पर जो भी रिएक्टेंट हमने यहां पर लिया था, मान लो 10 मोल लिया था, तो कुछ ना कुछ कंज्यूम हो जाएगा। हो सकता है 8 मोल बचा हो, ठीक है, और 2 मोल कंज्यूम हो गया हो सकता है 5 मोल बचा हो और 5 मोल कंज्यूम हो गया हो। वो डिपेंड करेगा रिएक्शन को हमने कितनी देर कंडक्ट करा है और रिएक्शन किस काइनेमेटिक्स को फॉलो कर रहा है। आइडिया ये है कि किसी रैंडम टाइम पर एक बात तो पक्की होगी, ये रिएक्टेंट हमने R नॉट अमाउंट में जो लिया था ये कम होने लगेगा, और कम होते होते कुछ ना कुछ अमाउंट बचा होगा। हम यहां पर बात नहीं कर रहे हैं उस टाइम के जब रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, यानी पूरा का पूरा रिएक्टेंट खत्म हो गया है, हम अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी बीच के टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। अब बीच के टाइम पे फॉर श्योर रिएक्टेंट कुछ ना कुछ तो हमारे पास बचा होगा। तो हम लोगों ने मान लिया कि हमारे पास जो रिएक्टेंट बचा है मेरे बच्चे वो RF है, यानी ये हमारे रिएक्टेंट का फाइनल अमाउंट है और ये हमारे रिएक्टेंट का टाइम जीरो पर इनिशियल अमाउंट है। अब हमें इन्हीं अमाउंट्स के बीच में एक रिलेशन बैठाना है टाइम के साथ, और उसी रिलेशन को हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। वो करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे बच्चे रेट लॉ लिखेंगे या रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर सही से फॉलो करें तो आपको ये काम करना बड़े आसानी से आता होगा। अगर हम रेट एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं इस रिएक्शन का, तो इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा रेट इज इक्वल्स टू K टाइम्स, जहां पर K हमारा रेट कांस्टेंट है, और जो भी रिएक्टेंट है उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर हमें रखनी होती है। मैंने क्या बात बोली, मैंने ये बात बोली कि जब हम रेट एक्सप्रेशन लिख रहे होंगे तो रेट एक्सप्रेशन में हम रेट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन से।
क्योंकि हमारे पास यहां पर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है तो हमने उसी का कॉन्सेंट्रेशन लिया है, और पावर इसके ऊपर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर रख देंगे। अब क्योंकि ऑर्डर 1 है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो हम लोग यहां पर पावर 1 लगा देंगे। तो रेट का फॉर्मूला आ गया K टाइम्स R टू दी पावर 1। ये हमारा R कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का। नोटिस करना, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा वैसे वैसे रेट भी बदलेगा। कॉन्सेंट्रेशन मान लो 5 मोल से 10 मोल से 5 मोल हो गया, यानी आधा हो गया, तो रेट भी अगर इसको आपने 10 से 5 करा तो रेट क्योंकि आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई भी चीज अगर होती है तो अगर उसको आधा करोगे तो दूसरी वाली चीज भी आधा हो जाएगी, यानी इस केस में रेट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। तो ये आ गया रेट का एक्सप्रेशन। अगर मैं ढंग से लिखूं तो यहां पर पावर 1 हटा सकते हैं अब, क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर पावर 1 लिखने का क्या ही मतलब बनेगा। आपको पता है कि कुछ नहीं लिखा है तो पावर 1 ही कंसिडर करी जाती है। अब अगर मुझे इसे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चे, मुझे यहां पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करनी होगी। बिना डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करे मैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन नहीं बना पाऊंगा। अब जो अपनी बायो वाली जनता है, हो सकता है वो बड़ा पजल्ड हो कि यार ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज होती है। बड़ा सिंपल सा आइडिया है, किसी भी इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव का टर्म आ रहा है तो ऐसे इक्वेशंस को आप डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हो। तो कुल मिलाकर हमें यहां पर डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन का टर्म लाना है। कैसे लाएंगे वो भी हमारे पास मेरे बच्चे बहुत ही सिंपल आइडिया से आ जाएगा। तो उसके लिए पहले काम कर लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं ये अपनी मेरे बच्चे इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलरली अगर मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के टर्म में रेट को लिखना चाहूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में, तो जो रेट हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के टर्म में, उसे मैं लिख सकता हूं माइनस dR/dt। अगर कभी भी कोई भी रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है और उसके रिस्पेक्ट में आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना चाहते हो या रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हो, तो आप लेते हो माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और साथ में इसमें मल्टीप्लाई कर देते हो रेसिप्रोकल ऑफ स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्टेंट। अब इसका स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा। और अगर आप 1 के रेसिप्रोकल यानी 1 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट यही आने वाला है। अब मैं फिर से बता रहा हूं, अगर ये बात अभी भी आपको पजल कर रही है कि ये इक्वेशन कहां से आई है, ठीक है, तो एक बात बताता हूं, ये इक्वेशन हमारे पढ़े हुए कॉन्सेप्ट से ही आई है। और देखो, कोई भी टॉपिक पर कमांड करना है, कोई भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो एक बात मान के चलो, जो चीजें आपने पढ़ी हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके वो चीजें सॉल्व होंगी। बस आपको एक लेवल पर सोचना होगा कि कैसे उस डायरेक्शन में हमें जाना है। और उस डायरेक्शन में जाने के लिए सबसे पहली चीज ये होती है कि आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ रहे हो, किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए चलो। पता नहीं कौन सा कब आपको हेल्प कर दे। तो इसीलिए मेरे बच्चे बहुत जरूरी बात है, मैंने बोला है, अगर आपको ये इल्म बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये अंदाजा बिल्कुल नहीं पड़ रहा है कि ये एक्सप्रेशन कहां से आ गया, कैसे लेकर आए हम, तो मेरे बच्चे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जाकर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स की प्लेलिस्ट का, सबसे पहले वाले वीडियो से देखना स्टार्ट करो, ताकि आप सीक्वेंस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। बट अगर आता है तो हम लोग अभी अपनी कहानी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये जो रेट और डिसअपीयरेंस के टर्म में हमने रेट लिखा है, वो बोल रहा है कि रेट को आना चाहिए माइनस dR/dt, और ये बोल रहा है कि रेट को आना चाहिए K इंटू आर के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इनके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन को अगर हम लोग कंसिडर करें तो मेरे बच्चे हम ऐसा बोल सकते हैं माइनस dR/dt, यानी सेकंड इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो फर्स्ट इक्वेशन के राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। इट विल बी K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R। तो देखो ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है, और इंपॉर्टेंट बात, इसमें डेरिवेटिव का टर्म भी आ रहा है, तो ये एक हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसी को इंटीग्रेट करके हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाएंगे। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता क्या है, तो किसी भी काइनेटिक्स के लिए, किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर हम उसके अमाउंट का टाइम के साथ रिलेशन स्टैब्लिश कर ले तो ऐसी इक्वेशंस को बोला जाता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। और क्योंकि ये इंटीग्रेशन की हेल्प से बनती हैं, इसीलिए इनके नाम में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वर्ड आया है। बेसिकली इन इक्वेशंस का काम है हमारे रिएक्टेंट्स के अमाउंट को टाइम के साथ रिलेट करना किसी भी रिएक्शन के लिए, लेकिन ये सारी बातें डिपेंड करेंगी उसके ऑर्डर के ऊपर। इसीलिए हमें कुछ इस तरह का प्रोसीजर बार बार परफॉर्म करना पड़ता है। और मेरे बच्चे, आपके स्कूल एग्जाम के बारे में अगर बात करी जाए तो इसके डेरिवेशंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाकी अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात करें तो डेरिवेशन हमें चीजों को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं कि कैसे हमें सीक्वेंस को लेकर जाना है,
क्योंकि इन्हीं आइडिया पर बेस किसी भी रैंडम तरीके के ऑर्डर का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेसिक आइडिया आपका हमेशा सेम चलेगा, बेसिक फ्रेमवर्क हमेशा सेम चलेगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला मेरे बच्चे, एक बात समझो, किसी भी नई चीज को, मतलब एक बात मान के चलो, आपके सिलेबस में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, डजंट मैटर वो केमिस्ट्री में है, डजंट मैटर वो फिजिक्स में है, मैथ में है, बायो में है, जो भी पूछा जाएगा वो आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होगा। आपको यह सोचना होगा कि अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को वहां पर कैसे सही से लगाना है। ये बहुत जरूरी चीज होती है, और ये आप लगाना तभी सीखोगे जब आप टाइम इन्वेस्ट करोगे और हर एक छोटी छोटी बात अंडरस्टैंड करते हुए चलोगे। जो बेसिक फ्रेमवर्क होते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो फ्रेमवर्क आपके अच्छे से दिमाग में बैठे हो तो आपको तुरंत कनेक्शन बैठता है कि हाँ भाई, ये जुगाड़ लगाकर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और इसी चीज की प्रैक्टिस हमें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके करनी होती है। तो अगर आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करने लग गए तो लेट मी टेल यू, आप चीजें बड़े आराम से अंडरस्टैंड करने लगोगे। बट फिर भी अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है, अगर आपको फ्रेमवर्क समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर आप बिल्कुल फ्री फील करिए मुझ तक रीच आउट करने के लिए। मुझ तक रीच आउट करने के सारे सोशल मीडिया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, ठीक है। तो कोई भी इशू हो तो जरूर मुझ तक रीच आउट करिए। कमेंट सेक्शन में भी आप मेरे को टैग करके बता सकते हैं कि कोई भी अगर इशू है, ठीक है। फिलहाल अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की कहानी ये होती है कि जो डेरिवेटिव के टर्म्स हैं जो सेम टाइप के हैं, उन्हें एक साथ रख के सॉल्व करेंगे। तो हम लोग आर का टर्म आर के साथ ले आते हैं और dt का टर्म दूसरी तरफ भेज देते हैं और माइनस के साथ भेज देते हैं। तो यहां पर आएगा मेरे बच्चे dr, अपॉन में आ जाएगा r, dt को उधर भेजा और माइनस को भी इधर भेजा तो माइनस के dt आ गया। अब इसी इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे हम लोग अबव इक्वेशन को विथ प्रॉपर लिमिट्स। अच्छा, कुछ लोग बिना लिमिट के यहां पर सॉल्व करते हैं। मेरी हैबिट है मैं प्रॉपर लिमिट्स के साथ सॉल्व करता हूं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी लिमिट लगाना सिखाया हुआ है, ठीक है। चलो, तो अब लिमिट के साथ अगर सॉल्व करें तो हमें रिजल्ट मिलेगा मेरे बच्चे, इंटीग्रल dr अपॉन r इज इक्वल टू माइनस के। अब क्योंकि माइनस के कांस्टेंट है ना, तो हम उसे इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हैं, सिर्फ dt को इंटीग्रेट कर सकते हैं। कहने का मतलब है इंटीग्रेट तो कायदे से हमें यह करना चाहिए माइनस के dt, पर क्योंकि माइनस के एक कांस्टेंट वैल्यू है तो हम उसे इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हैं बिना किसी हेडेक के। तो ये वाला स्टेप मैंने स्किप कर दिया। अब ये सब छोटे मोटे स्टेप्स आप भी स्किप करना चाहो तो फॉलो कर सकते हो, अगर आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। लिमिट भी लगे हाथ लगा देते हैं। तो जब हमारे पास टाइम जीरो है, आपको पता है कि dt पे लिमिट टाइम के अकॉर्डिंग लगेगी, तो टाइम जब जीरो है तो r पे लिमिट r के अकॉर्डिंग लगेगी। तो जब टाइम जीरो है तो हमारे पास रिएक्टेंट कितना था, r0, और जब हमारे पास एक रैंडम टाइम t हो गया तो हमारे पास r की वैल्यू कुछ ना कुछ rf होगी। हमें नहीं पता ये कितनी होगी, वेरिएबल के टर्म में निकाल रहे हैं, बट कुछ ना कुछ तो होगी। पर एक बात पक्की है कि r0 यानी रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट rf से तो पक्का ज्यादा ही रहेगा, ये बात तो श्योर है। रिएक्टेंट शुरुआत में ज्यादा रहेगा और रिएक्शन के बाद में वो कम होता रहेगा। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए बस आपको बेसिक इंटीग्रेशन आने चाहिए मेरे बच्चे। जैसे आपको याद होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x कितना होता है। मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन dx मेरी जनता को याद होगा, ये होता है नेचुरल लॉग x। हालांकि प्लस सी भी आएगा, पर अगर आपके पास लिमिट्स लगी हुई है तो प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो dr अपॉन r बिल्कुल ऐसे लिखा है dx अपॉन x। तो x की बजाय यहां r लिखा है, तो यहां पर आंसर में नेचुरल x की जगह पर नेचुरल लॉग r आ जाएगा। मतलब ये नेचुरल लॉग x है तो यहां पे नेचुरल लॉग r आ जाएगा। तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग r। अब हो सकता है मेरी कुछ ऐसी जनता हो जिसे ये नहीं पता कि नेचुरल लॉग क्या चीज होती है। लेट मी टेल यू, बहुत सिंपल सी चीज है। नेचुरल लॉग मेरे बच्चे होता है लॉग, लेकिन उसका बेस होता है e। हम लोग नॉर्मली जो लॉग पढ़ते हैं ना, ऐसे नॉर्मली जो लॉग लिखा होता है, अगर इसके बेस पे कुछ नहीं लिखा है तो उसका बेस हम बाय डिफॉल्ट 10 मानते हैं। पर अगर ऐसे लिखा हुआ है ln x तो इसका बेस e माना जाता है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से ध्यान रखना। ये दरअसल में थोड़ा सा अलग सा रफ वर्क है, ठीक है। इसे अलग से अपने पास रखना, मेन काम तो यहां पर हम लोग कर रहे हैं। तो ये नेचुरल लॉग r आ गया मेरे बच्चे। अभी हमें इसमें लिमिट लगानी है, तो लिमिट, लोअर लिमिट है यहां पर r0, अपर लिमिट है मेरे बच्चे rf इज इक्वल टू माइनस के। सिर्फ dt को इंटीग्रेट करना है तो t आता है रिजल्ट, और इसमें भी लिमिट आ जाएगी मेरे बच्चे 0 से t। इसे एक बड़े डब्बे में डाल देते हैं क्योंकि आराम से सॉल्व करना है हमें इसे। तो अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, लगे हाथ। तो पहले जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले अपर लिमिट डालेंगे, फिर लोअर लिमिट, और दोनों को माइनस कर देंगे। तो नेचुरल लॉग rf माइनस नेचुरल लॉग r0, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया।
इज इक्वल टू में आ गया मेरे बच्चे माइनस के ब्रैकेट के अंदर, पहले अपर लिमिट टी डालेंगे, लोअर लिमिट 0 डालेंगे, तो टी माइनस 0। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो अगले पेज पे चलते हैं, कोई यहां जगह कम बची है, तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा नेचुरल लॉग आर एफ माइनस नेचुरल लॉग आर नॉट इज इक्वल टू में अपने पास मेरे बच्चे माइनस के का टी में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के टी बचेगा। इस के टी का टर्म को पॉजिटिव करने के लिए छोटा सा काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे उम्मीद है मेरी जनता बिल्कुल भी निराश, मतलब वो निराश नहीं होगी और अपने आप समझ जाएगी कि क्या आने वाला है। मतलब मैं कुछ और बोलने वाला था और समझ में नहीं आया कि क्या बोलूं। तो नेचुरल लॉग आर नॉट माइनस नेचुरल लॉग आर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी। ये दोनों ही इक्वेशन हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक ये भी हमारे काम की है, कोई इशू नहीं है, पर काम की इक्वेशन अपने पास ये भी है मेरे बच्चे। ठीक है, ये भी हमारे पास बहुत काम की इक्वेशन है। ये तो ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की दरअसल में इंटीग्रेटेड इक्वेशन बोली जाती हैं। अब इसमें हम लोग थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन और मारते रहेंगे भाई। जैसे आपको पता है कि यहां पर अगर लॉग आने लगा है तो ये इक्वेशन लॉग की प्रॉपर्टीज फॉलो कर सकती है। अब लॉग की प्रॉपर्टीज अगर फॉलो कर सकती है तो वो सारे चेंजेस आप लॉग के अकॉर्डिंग यहां पर ला सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो पहले तो आपको एक बात बता देता हूं, ये मेरी जो इक्वेशन आई है मेरे बच्चे, ये बीएमआई टाइप की इक्वेशन है। बीएमआई जो बच्चे नए हैं वो ना अगर जानते हो तो बीएमआई का मतलब है भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब है ये फॉर्मूला आपकी फॉर्मूला नोटबुक के अंदर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं वो ये है कि हम सबको मेरे बच्चे ये पता है कि लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लो दो लॉग किसी भी रैंडम बेस पर है, मतलब जरूरी नहीं कि वो किस बेस पर होंगे, मान लो एक्स बेस पर है, तो अगर दो लॉग सेम बेस पर माइनस में है तो ये एक ही लॉग में डिवाइड हो सकते हैं, और जो पहले वाला टर्म है उसमें आप डिवाइड करोगे दूसरे वाले टर्म को, यानी a अपॉन बी करोगे सेम बेस पर। अब अगर यही प्रॉपर्टी मैं ऊपर इस्तेमाल करूं तो इसका बेस e है, आर नॉट लिखा है, माइनस ln लिखने होने का मतलब है इसका बेस भी, लॉग का बेस भी e है, आर एफ लिखा है। तो यही चीज में अगर मैं यहां पर फॉलो करूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा नेचुरल लॉग, ब्रैकेट में आएगा आर नॉट, फिर आएगा आर एफ इज इक्वल टू के टी। ये भी अपने लिए मेरे बच्चे एक इंपॉर्टेंट दरअसल में फॉर्मूला है अच्छा देखो, एक बात नोटिस करते हुए चलो, यहां से इस इक्वेशन में हम कन्वर्ट हुए और ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, तो ये भी तो वही होगी क्योंकि इसी इक्वेशन से ये आया है। तो ये भी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, इंटीग्रेटेड इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और देखो मैंने बताया था इंटीग्रेटेड इक्वेशन का मतलब क्या है। इंटीग्रेटेड इक्वेशन का मतलब है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे रिएक्टेंट के अमाउंट्स उसके टाइम के साथ रिलेटेड हो। हमने रिएक्टेंट के इनिशियल अमाउंट आर नॉट लिया था, रैंडम टाइम टी पर उसका अमाउंट आर एफ है। ये आर एफ अमाउंट क्या है, ये आर एफ अमाउंट हमारे रिएक्टेंट का बचा हुआ अमाउंट है। हमारे पास कितना ये अमाउंट अभी अवेलेबल है, ये है आर एफ, जब हमने रिएक्शन को टी टाइम दे दिया है। यानी इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो रिएक्शन में शुरुआत में आपके पास 50 मोल रिएक्टेंट था, आपने 10 मिनट के बाद देखा कि अब सिर्फ 30 मोल रिएक्टेंट बचा है, तो 20 कहां गया? जाहिर सी बात है रिएक्शन के दौरान वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो हमने देखा हमारे पास पहले 50 मोल रिएक्टेंट था, फिर हमने देखा कि थोड़ी देर के बाद, ठीक है लेट्स से आधे घंटे के बाद, वो अब हमारे पास 30 मोल बचा है। तो हमारे पास आरएफ की वैल्यू हो गई 30। शुरुआत में हमने लिया था 50 मोल और टाइम कितना ड्यूरेशन लगा, 30 मिनट्स या आधा घंटा। ऐसे ही मान लो अगर मान लो थोड़ी देर हम और टाइम स्पेंड कर दें, मान लो हम 50 मिनट तक चले जाएं या लेट्स से 60 मिनट तक चले जाएं, और 60 मिनट तक जाने के बाद हमने देखा कि यार अब तो सिर्फ 10 मोल ही हमारे पास रिएक्टेंट बचा है। तो जब टाइम 60 मिनट हो जाएगा तो रिएक्टेंट कितना बचा है, वो अमाउंट आरएफ होगा। तो 10 मोल बचा है, लिया कितना था 50, बचा कितना 10 मोल, यानी 40 मोल कंज्यूम हो गया। और जो कंज्यूम हो गया हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है बचे हुए अमाउंट से। और ये बात ना अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लो मेरे भाई कि जब भी आप चाहे
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए काम करो, चाहे आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए काम करो, चाहे आप nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए काम करो, हमें काम करना होता है फाइनल अमाउंट जो रिएक्टेंट का बचा है, ना कि उस अमाउंट के साथ जो कंज्यूम हो गया है। अब सुनो, अगर आपको अभी, ठीक है, ढिलाई हो गई है, अगर आप थोड़ा लूज हो चुके हो, आपका माइंड थोड़ा सा क्या हो चुका है, सब मतलब आपका फोकस में नहीं है, तो पहले से वापस आ जाओ, क्योंकि ये बात न्यूमेरिकल सॉल्विंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि ये डिसीजन खुद आपको लेना होता है कि आरएफ मेरी जनता, आपको हमेशा क्या लेना होगा, वो अमाउंट जो फाइनल है, जो बचा हुआ है, जो खत्म हो गया उससे कोई मतलब नहीं, खत्म हुआ तो प्रोडक्ट में चला गया, ठीक है, जो बचा हुआ है हमें उससे मतलब होता है। तो ये इक्वेशन भी हमारे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि इंटीग्रेटेड इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही। पर एक बात बताता हूं, नेचुरल लॉग में हमें बहुत ही कम वैल्यूज ना पता होती हैं। जैसे एक आध मैं आपको बता दूं, नेचुरल लॉग ई की वैल्यू हमें याद रखनी होती है, और नेचुरल लॉग ई हमारा दरअसल में एक ई, जैसे पाई हमारा एक कांस्टेंट नंबर होता है, मतलब एक इरेशनल नंबर है जिसकी राउंड ऑफ वैल्यू हम लोग 3.14 लेते हैं, ऐसे ई की वैल्यू लगभग लगभग 2.7 लेते हैं। तो नेचुरल लॉग ई का आंसर मेरे बच्चे 1 आता है। अब बाकी जो लॉग है ना, हम बेस 10 पर पता होते हैं। जैसे आपको याद होगा लॉग 2 की वैल्यू आपको पता होगी, अगर यहां कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब बेस 10 है, तो log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3010 होती है, ठीक है। ऐसे ही आप log 3 निकाल सकते हो, log 4 निकाल सकते हो, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉग्स निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो मेरी जनता, अब हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉग्स तो सारे पता हैं, लेकिन वो सारे के सारे लॉग जितने भी हमने पढ़े हैं मेरे बच्चे, वो सारे के सारे लॉग हैं लॉग बेस 10 पर। अब अगर सारे लॉग हमने लॉग बेस 10 पर पढ़े हैं, बट हमारा फॉर्मूला लॉग ई में चल रहा है, यहां पर नोटिस करना, हमारा जो फॉर्मूला चल रहा है मेरे बच्चे वो नेचुरल लॉग में चल रहा है, पर अपने को जो मोस्टली वैल्यूज याद हैं log 2 की, log 3 की, ये सब अपने को याद है दरअसल में क्या नाम है, हमारे बेस 10 पर। तो अगर बेस 10 पर याद है तो जाहिर सी बात है हमें इस फॉर्मूले को कुछ ऐसा जुगाड़ना पड़ेगा जिससे ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाए बेस 10 में, क्योंकि अगर ये log के बेस 10 में कन्वर्ट हो गई तो बहुत सारी log की ऑलरेडी वैल्यू हमें बेस 10 पर याद है, और अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं भी आपको बता दूंगा, तो आप उसे मेमोराइज कर लेना। और मैं कुछ आपको ऐसी चीजें भी बता दूंगा, कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताऊंगा लॉग के ऊपर, जो आपको यहां पर जुड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जैसे मेरी बहुत सारी बायो वाली जनता है, वो पजल्ड रहती है कि यार अगर मेरे को मान लो log 8 आ गया तो क्या सारी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। log मान लो 15 आ गया तो क्या मुझे log 15 की भी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, log 25 आ गया तो क्या मुझे log 25 की वैल्यू भी याद रखनी पड़ेगी? तो आंसर है नो। अगर आप बस कुछ प्राइम नंबर्स के लॉग याद कर लो तो आप लॉग की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके कॉम्पोजिट नंबर के लॉग्स बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। वो मैं आपको भी बताने वाला हूं, तो छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। नेचुरल लॉग में बहुत सारे लॉग की वैल्यू हमें नहीं याद है, पर लॉग बेस 10 में हमें पता होती है, और हम लोग लॉग बेस 10 पर ही ज्यादा काम भी करते हैं। तो मैं कुछ वो लॉग की वैल्यूज आपके लिए कंपाइल कर दे रहा हूं। log 2 हो गया, जैसे उसकी वैल्यू हमें पता है 0.3010 होती है। ऐसे अगर log 3 के बारे में हम लोग बात करें तो log 3 आता है मेरे बच्चे 0.47। मैं डेसिमल के 2 प्लेस 3 प्लेस तक लिखूंगा, तो अगर डेसिमल के 3 प्लेस तक लिखना चाहोगे तो 477 आएगा। और इसे याद करने का तरीका होता है, आप log बेस 10 पर जिस नंबर का log ले रहे हो उसकी वैल्यू डेसिमल में उससे थोड़ी सी एक ज्यादा होती है, लगभग लगभग, जैसे यहां 2 है तो यहां 0.3 है, यहां 3 है तो यहां 0.4 है। मतलब ऐसे याद करने का तरीका एग्जैक्टली तो नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली तो log 3 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी कि 0.477 है। बट लेट्स से अगर आप बिल्कुल ही भूल गए हो कि यार क्या करना है, तो आप लगभग लगभग जो भी log आपको बेस 10 पे लेना है उससे एक आगे वाली वैल्यू आप डेसिमल के बाद ले सकते हो। तो सिमिलर लॉजिक से मैं आपको पहले प्राइम नंबर्स के लॉग बता रहा हूं मेरे बच्चे, ठीक है। तो इसके बाद अगला प्राइम नंबर क्या आ जाएगा, log 5, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर के लॉग कभी आपको रटने की जरूरत नहीं होती। कॉम्पोजिट नंबर के लॉग आप बस लॉग की प्रॉपर्टीज की हेल्प से निकाल सकते हो। तो log 5 के बारे में अगर बात करें तो log 5 क्या आने वाला है, हम पहले तो डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के बाद 5 से बड़ा एक नंबर ले लेंगे जो कि होगा 6, लेकिन ये तो बस डेसिमल की एक प्लेस तक है, इसके आगे भी आएगा। लगभग लगभग आंसर आता है 0.698। और कोई इसको राउंड ऑफ मत करने बैठ जाना कि 698 को राउंड ऑफ कर दो और 700 लिख दो, नहीं नहीं, आपको अगर 2 प्लेसेस के डेसिमल में काम कर रहे हैं तो 0.69 लेके चलना, 3 प्लेसेस तक करना है तो 0.698 लेना। कभी मतलब बहुत ज्यादा आपके पास टाइम की कमी है और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वाकई में राउंड ऑफ करना है तो आप कर लेना 0.7 कर लेना, ठीक है। ऐसे इसके बाद जो अगला प्राइम नंबर आएगा मेरे बच्चे वो 7 आएगा। तो मेरी जनता जानती है कि log 7 की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो डेसिमल में 7 से एक बड़ा नंबर आएगा ना, तो 7 से एक बड़ा नंबर लगभग लगभग 8, तो ये 845 आता है, ठीक है। तो ये आ गया log 7। इसके बाद अगला प्राइम नंबर समझदार बच्चे जानते हैं log 11 आएगा। भाई 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है, 11, तो आप log 11 ले सकते हो। पर सुनना, जैसे ही log आप
11 पे जाओगे तो एक बात याद रखना, log 10 की वैल्यू ना 1 होती है। क्यों? क्योंकि log की एक प्रॉपर्टी होती है कि log का आर्ग्यूमेंट और बेस अगर सेम हो जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, और उसी वजह से नेचुरल लॉग ई का आंसर भी 1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि नेचुरल लॉग ई में आर्ग्यूमेंट भी ई है और बेस भी ई है, तभी उसका आंसर 1 आया है। बट ये सारे लॉग मेरे बच्चे किस बेस पर है? ऑल एट द बेस ऑफ 10। ये भी बेस 10 पर है, तो यहां पर बेस भी 10 है, आर्ग्यूमेंट भी 10 है, तो इसलिए आंसर 1 आया। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ऐसे यहां पर लॉग 11 अगर निकालना है मेरे बच्चे, तो अब लॉग 11 आप नोटिस करो, जैसे जैसे लॉग का आर्ग्यूमेंट बढ़ रहा है इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। पहले 0.3 था, फिर 0.4 हो गया, 0.6 हो गया, 0.8 हो गया। तो अगर आप लॉग 10 से लॉग 11 पे गए तो जाहिर सी बात है आंसर 1 से तो बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो लॉग 11 का आंसर 1 से बड़ा आता है, और ये आता है लगभग लगभग, पहले तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ई वाली बात तो मैंने आपको बता ही दी है कि ई क्या होता है, और ई का आइडिया आपको याद रखना है। लॉग 11 हो जाएगा मेरे बच्चे 1.04। ऐसे ही आप log 13, अगला प्राइम नंबर 13 होगा, आपको याद है। ठीक है, तो अगला प्राइम नंबर का 13 है तो आप उसकी वैल्यू ले सकते हो 1.12, और 13 के आगे और जाने की जरूरत नहीं है कि मतलब आपका मन कर रहा है कि आप 17 पे भी चले जाओ, ठीक है, ऐसे भी चले जाओ, तो आप जाने को तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, log 17 तक भी जा सकते हो। log 17 हो गया मोटा मोटी तौर पे 1.2। ठीक है, चलो, तो अब ना इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, अपने सिलेबस में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इन पर्टिकुलर प्राइम नंबर ऑफ लॉग से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हां, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे भाई ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये चीजें अगर याद हैं तो आप लॉग के अंदर बड़े आराम से काम कर लोगे। कैसे करोगे वो भी अभी मैं बताऊंगा, बट फिलहाल अपने मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। मेन मुद्दा यह था कि हम इस नेचुरल लॉग में काम करना प्रेफर नहीं करेंगे, हम इसे कन्वर्ट करना चाहेंगे लॉग बेस 10 में। तो अगर मेरी जनता में से लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, ये आपको बहुत ज्यादा यूज करनी होगी कभी भी अगर आप नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हो। सुनना, प्रॉपर्टी क्या है? नेचुरल लॉग एक्स, यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि लॉग एक्स एट बेस ई, ये चीज होती है। अगर मान लो मुझे इसे कन्वर्ट करना है लॉग बेस 10 में, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे x का आर्ग्यूमेंट लेना है बेस 10 पर और इसमें पूरे बाहर मल्टीप्लाई कर देना है 2.303 से। ये लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये बड़े आराम से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लॉग x को, मतलब नेचुरल लॉग x को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे जरा सोचो, यहां पर अगर नेचुरल लॉग लिखा है और मैं इसे लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ये तो पूरा आर्ग्यूमेंट है, तो इसे बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए बस बाहर हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे बच्चे, हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा? हमें रिजल्ट ये मिल जाएगा कि 2.303 लॉग बेस 10 आर नॉट अपॉन आर एफ किसके बराबर हो जाएगा? केटी के बराबर हो जाएगा। मैंने क्या करा, इस पूरे को 2.303 से मल्टीप्लाई करा, तो ये नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हो गया, लॉग बेस 10 में। तो ये भी हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है कि t इज इक्वल टू के को आप इधर भेज दो, डिवाइड में आ जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर एफ। चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिंदास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। तो ये भी इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब कोई बच्चा ये आर्गुमेंट कह सकता है कि सर हमने के को क्यों भेजा, टी को भेज देते। तो मेरे बच्चे सुनो, आप बिल्कुल भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कहां मनाई है, क्यों मनाई है भाई, एक बात बताओ, किस लिए मनाई है भाई? ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जब तक मैथ की बाउंड्री के अकॉर्डिंग हम काम करते रहेंगे तो हर वो चेंज पॉसिबल है, हर वो मैनिपुलेशन पॉसिबल है जो मैथ हमें अलाउ करेगी। मेरा मन था मैंने के भेजा, आपका मन होगा टी भेजना, लेकिन भेजना वो जो आपको कैलकुलेट ना करना हो। लेट से आपको टी वैल्यू निकालनी है और बाकी सारी वैल्यू पता है तो आप के को भेज दो, आपको के की वैल्यू निकालनी है, टी पता है तो आप टी को भेज दो। ये समझदारी भरा काम बस इतना करना पड़ेगा आपको। मैथ तो अलाउ करेगी, मैथ जब तक अपनी कह रही है उसकी बाउंड्री के अंदर रहते हुए जितना मैनिपुलेशन आप कर सकते हो, जितना भी जुगाड़ कर सकते हो, ये सब हमने अभी मैनिपुलेशन ही तो कर रहे हैं। मेरी बात अगर आपने ध्यान ना दी हो तो भाई डेरिवेशन यहां पे खत्म हो गया है। अब ये डेरिवेशन नहीं है, ये सब तो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है जो हमें इक्वेशन को नए नए फॉर्म में देखने में बस हमारी हेल्प कर रहा है। आई एम प्रीटी मच श्योर मेरी बात आप लोगों को पकड़ में आ रही होगी। ठीक है, चलो, तो यहां तक तो ये आइडिया क्लियर हो गया। तो ये भी हमारे लिए, जितने भी डब्बे में चीजें डाल रहा हूं मेरे भाई, ये सब आपके लिए भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ जाता है।
ठीक है, तो इन्हें आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इन्हें नहीं भूलना। चलो भाई, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये भी दरअसल में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। याद रखना यहां पर मेरे बच्चे, आर नॉट हमारे रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट है। पता नहीं लिख पाएगा या नहीं, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, चलो लिख गया भाई, अच्छी बात है। आरएफ के बारे में अगर बात करें तो ये हमारा फाइनल अमाउंट है रिएक्टेंट का, फाइनल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। मेरी जनता तो इतना तो समझती है भाई, इतना भी नहीं समझेगी क्या? लेकिन ये कब लिया हमने? एट टाइम टी, और ये बचा हुआ अमाउंट है, कंज्यूम अमाउंट नहीं। ठीक है, कि आपको पता है ये रेट कांस्टेंट है, जिसे हम स्पेसिफिक रेट भी बोलते हैं। टी आपको पता है टाइम है, एवरीवन नोस, जितने टाइम में हमारी रिएक्शन कंडक्ट हुई है। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे बच्चे हमारा टाइम। तो ये सारी चीजें हमें अच्छे से पता है, यहां तक मुझे उम्मीद है ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चल अब आगे बात कर लेते हैं। अगली चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो है इस इक्वेशन का ग्राफ। जो हमने इंटीग्रेटेड इक्वेशन बनाई है उस इक्वेशन का ग्राफ कैसे प्लॉट होता है और ये ग्राफ हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। क्योंकि देखो एक बात तो आप जान लो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जब भी हमें किसी चीज के लिए कन्वे करनी होती है या हमें खुद एक्सट्रैक्ट करनी होती है, कई बार ये इंफॉर्मेशन ग्राफ्स के फॉर्म में दी जाती है। तो ग्राफ्स को रीड करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब यहां पर ग्राफ कैसे बनता है पहले उसके बारे में बात करते हैं, तो थोड़ी बहुत नजर फिरा लेते हैं। यहां पे दो एक्सिस बनी हुई हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसे हम मेजरली बोलते हैं एक्स एक्सिस, यहां पर हमने टाइम लिया है, वी कैन सी दैट। और हमने वाई एक्सिस पे लिया है नेचुरल लॉग आर। आर क्या था, या आर के अगल बगल स्क्वायर ब्रैकेट लगा, इसका मतलब है ये आर का कॉन्सेंट्रेशन है, यानी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है। तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का हमें नेचुरल लॉग लेना है। तो यानी ये रिलेशन, ये जो हमें ग्राफ बनाना है, ये रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के नेचुरल लॉग और टाइम के बीच में बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें जरूर से जरूर इक्वेशन पता होनी चाहिए जिस इक्वेशन का अपने को ग्राफ बनाना है। तो मेरे बच्चे, मुझे उम्मीद है मेरी जनता को पता है ये इक्वेशन क्या है। हम लोगों को पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मेरी जनता, नेचुरल लॉग में इस इक्वेशन का इस्तेमाल करने वाला हूं, ये वाला नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो नेचुरल लॉग ऑफ आर एफ माइनस नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी है मेरे बच्चे। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीएडजस्ट करूंगा, माइनस को इधर भेज दूंगा। तो नेचुरल लॉग आर एफ इज इक्वल टू आएगा माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग आर नॉट। इस इक्वेशन पे मैं अपना पूरा फोकस अब थोड़ा सा गड़ा के रखूंगा, और कुछ छोटी मोटी पॉइंट्स हैं, कुछ छोटे मोटे बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। थोड़ा सा मैं इधर हट जाता हूं ताकि आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई दे कि हम किस इक्वेशन के साथ काम कर रहे हैं। अब मेरे बच्चे मेरी बात सुनना आराम से। जैसे जैसे ये टाइम बदलेगा, ठीक है, तो हमने रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ अमाउंट अपने कंटेनर में लिया होगा, आपको याद है यहां पर। ठीक है, अपने इस कंटेनर में हमने कुछ ना कुछ टाइम जीरो पर रिएक्टेंट लिया होगा, 10 मोल 50 मोल 100 मोल, हो सकता है एक ही मोल लिया हो, डजंट मैटर, कुछ तो लिया होगा ना। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बदलेगा नेचुरल लॉग आर नॉट का अमाउंट वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा। जो भी हमने आर नॉट लिया होगा उसके नेचुरल लॉग तो वैल्यू फिक्स आएगी, पर जैसे जैसे टाइम बदलेगा आर एफ की वैल्यू तो बदलेगी ना। मान लो 5 मिनट के बाद अगर आप रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो हो सकता है हमारे पास आर एफ एक सर्टेन अमाउंट बचा हो, लेट से 5 मोल बचा है। तो अगर ये 5 मिनट से 10 मिनट हो जाएगा तो हो सकता है 4 मोल बचे, 10 मिनट से 15 हो जाए तो हो सकता है 3 मोल बचे। तो जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे आर एफ की वैल्यू लगातार बदलेगी, और आर एफ की वैल्यू बदलेगी तो उसका नेचुरल लॉग भी लगातार बदलेगा। क्योंकि भाई देखो, log 2 की वैल्यू अलग आ रही है, 3 की अलग, 5 की अलग, 7 की अलग। तो इसका मतलब है टाइम के बदलने पर ये वैल्यू लगातार बदलती रहेगी, और ये वैल्यू अगर लगातार बदलती रहेगी तो मैं इसे एक वेरिएबल अज्यूम कर ले रहा हूं y, और मैं टाइम को अज्यूम कर ले रहा हूं x। अच्छा, मैंने ऐसे ही क्यों अज्यूम करा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो मेरी टाइम की एक्सिस है वो दरअसल में कार्टेशियन सिस्टम में अगर बात करें तो मोस्टली एक्स एक्सिस होती है, तो हमने ये एक्स एक्सिस ले लिया। अब y एक्सिस पे हमें कॉन्सेंट्रेशन का नेचुरल लॉग लेना है, तो कॉन्सेंट्रेशन का हमने नेचुरल लॉग y ले लिया। तो ये इक्वेशन देखो, k तो कांस्टेंट रहने वाला है तो इसे m मान लेते हैं, नेचुरल लॉग r नॉट कांस्टेंट रहने वाला है इसे c मान लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन हमें ऊपर दिख रही है ये सिमिलर लग रही है बिल्कुल y इज इक्वल टू mx प्लस c से। अब होता क्या है, कई बच्चे बस ये देखना चाहते हैं कि अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c दिखेगा तभी हमें ये पता चलेगा कि y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ
स्ट्रेट लाइन होता है जिसका इंटरसेप्ट सी होगा। तो आपको याद होगा ये ग्राफ मेरे बच्चे कैसा बनेगा, ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, और इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, सी होगा। पर ऐसा नहीं है मेरे बच्चे कि आपको y इक्वल टू mx प्लस सी ही दिखे तभी हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा जिसका इंटरसेप्ट सी होगा और स्लोप m होगा। अगर इससे मिलता जुलता किसी वैल्यू का ग्राफ दिख रहा है या कोई वैल्यूज या कोई रिलेशन दिख रहा है तो भी उसका ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो वो पक्का स्ट्रेट लाइन ही बनेगा जिसका स्लोप m होगा और इंटरसेप्ट सी ही होगा। तो अब ये जो इक्वेशन है ये इस इक्वेशन से सिमिलर मैच कर रही है। तो ऊपर वाली इक्वेशन का अगर तुम ग्राफ बनाने बैठ गए, अगर तुमने एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन का नेचुरल लॉग ले लिया तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका स्लोप एक्चुअल में माइनस के होगा। तो देखो यहां पर बोला गया है कि स्लोप माइनस के है, या तो आप ये बोल दो कि स्लोप माइनस के है या माइनस को उधर भेज दो तो के की वैल्यू नेगेटिव ऑफ स्लोप के बराबर आ जाएगी। तो के दरअसल में स्लोप m के बराबर आ गया, मतलब नेगेटिव ऑफ स्लोप के बराबर आ गया। तो इस लाइन का स्लोप अगर आप निकालोगे, यानी कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कभी भी अगर हमें ग्राफ दिया है स्ट्रेट लाइन ही होगा और ये स्ट्रेट लाइन डिक्रीज करेगी लगातार। क्यों? क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव होने के लिए लगातार ग्राफ को डिक्रीज होना पड़ेगा। और कॉमन सेंस की बात भी है भाई, जब टाइम कम होगा तो हमारे पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, आपको याद है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा था। तो हमने वाई एक्सिस पे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन का अमाउंट ही तो लिया है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसे कम होना चाहिए। तो ये ग्राफ मेरे बच्चे डिक्रीजिंग ऑर्डर का ही बनेगा। और इस ग्राफ में थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप खुद विड्रॉ बड़े आराम से कर लोगे। तो याद रखना, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ग्राफ की वैल्यू लगातार घटती जाएगी, क्योंकि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमारे रिएक्टेंट का कम होना शुरू हो जाएगा। तो जब टाइम जीरो था, यानी हमने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं करी थी, तो हमारी स्ट्रेट लाइन जहां पर भी ग्राफ को कट करेगी, सॉरी वाई एक्सिस को कट करेगी, वो हमारा इंटरसेप्ट होगा। और इंटरसेप्ट किसके बराबर है? नेचुरल लॉग आर नॉट के बराबर। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये नेचुरल लॉग आर नॉट के बराबर है। तो ये ग्राफ हमें वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राफ बना है। कैसे बना है ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे बच्चे आपके लिए। अच्छा, अब इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं आपको, ये अच्छे से याद रखना कि दरअसल में अभी हम लोगों ने ये इक्वेशन मेरे बच्चे बनाई है दरअसल में नेचुरल लॉग के टर्म में, पर कभी कभी ये इक्वेशन आपको दी जाती है लॉग बेस 10 के टर्म में। तो अगर आपको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो इस ग्राफ को कैसे कन्वर्ट करोगे? ठीक है, तो आइडिया बड़ा सिंपल है। लॉग में कन्वर्ट करने के लिए आप जरा यहां पे देखो, इसमें 2.303 बाहर मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें भी 2.303 बाहर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसमें भी 2.303 आएगा, इसमें भी 2.303 आएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ ऐसा दिखेगा। वो कैसा कि हमारे पास बगल में आ गया लॉग आर एफ, साथ में यहां पर आएगा 2.303 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस, देखो मैंने इसको भी लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको भी लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो इधर आएगा 2.303 लॉग आर नॉट। अब एक छोटा सा काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं 2.303 से, तो इधर क्या बचेगा? सिर्फ लॉग आर एफ, इधर आ जाएगा माइनस के अपॉन 2.303 टी, और इधर क्या बचेगा? इसमें भी 2.303 का डिवाइड करोगे तो आ जाएगा सिर्फ लॉग आर नॉट। अब इसमें भी देखो, अगर मैं इसे x मान लूं, इसे c मान लूं, इसे y मान लूं, तो मेरा m अब बस बदल जाएगा। यानी अगर मैंने दरअसल में नेचुरल लॉग से अपनी इक्वेशन को बदल दिया लॉग बेस 10 में, तो बस एक छोटा सा चेंज आएगा, जहां पर स्लोप की वैल्यू, नेचुरल स्लोप m होता है, जहां पर स्लोप की वैल्यू माइनस के आ रही थी या नेगेटिव स्लोप k के बराबर था नेचुरल लॉग के ग्राफ में, यहां पर अगर बनाने बैठे तो क्योंकि m की वैल्यू माइनस के अपॉन 2.303 है, तो अगर मैंने ये ग्राफ बनाया टाइम और लॉग, नोटिस करना ये लॉग है मेरे बच्चे, लॉग आर के बीच में, तो ग्राफ अभी भी नेगेटिव जा रहा होगा। ये इंटरसेप्ट जो पूरा आ रहा है यहां पर जो कट हो रहा है, ये वैल्यू अभी भी लॉग आर नॉट आएगी। लेकिन अब की बार जो स्लोप आएगा मेरे बच्चे, वो एक्चुअल में नेगेटिव स्लोप के बारे में अगर बात करें तो माइनस ऑफ स्लोप, ये आ जाएगा k अपॉन 2.303, ये आएगा माइनस ऑफ स्लोप आएगा k अपॉन 2.303। बस ये बात ध्यान रखना कि अगर आप एक्चुअल में अपने प्रॉब्लम को, अपनी इक्वेशन को नेचुरल लॉग से ले गए
लॉग बेस 10 में, तो जो स्लोप होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो यहां पर k अपॉन 2.303 आएगा। अब एज ए स्टूडेंट आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने दिमाग में बैठा के रखनी है, जो अक्सर बच्चे भूलते हैं, वो ये कि जब आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ देखोगे, ठीक है, और जब आप जीरो ऑर्डर का देखोगे तो एक फर्क है। जीरो ऑर्डर में यहां पर नोटिस करना सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन लिखा होगा, यहां पर लॉग लिखा हुआ है। तो लॉग होना ही कई बार इस बात का प्रूफ हो जाता है कि ये ग्राफ दरअसल में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का दिया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में आप कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का जब ग्राफ बनाते हो तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का लॉग लेते हो, तब ग्राफ नेगेटिव आता है। जीरो ऑर्डर में आप सिर्फ यहां पर रिएक्टेंट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ही लेकर चलते हो। अब एज अ स्टूडेंट कई बार हम इन छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान नहीं देते, और याद रखो कि डिटेल्स ही वो चीज है जो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं और कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, कि आप उन चीजों पे ध्यान दे रहे हो जिन चीजों पे शायद बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अपने आप ही आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में उन डिटेल्स का यूटिलाइजेशन कर पाओगे जो बाकी लोग शायद कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप नोटिस करते हो कि जैसे आपकी क्लास में होता होगा कि कभी कभी कोई बच्चा बहुत ही जल्दी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आंसर दे देता होगा, और शायद आप अगर उस पर टाइम दो तब होता है। तो उसके पीछे कई बार रीजन ये होता है कि उसे हर एक डिटेल पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया अच्छे से दिमाग में बैठा हुआ है। कैसे आप उन्हें इंटरकनेक्ट करोगे अपने ब्रेन के अंदर, कैसे अपने दिमाग के अंदर उसे प्रोसेस होने दोगे, ठीक है, वो चीज हर एक डिटेल, हर एक कॉन्सेप्ट को पता होने पर बहुत जल्दी आप कर पाओगे और जल्दी आंसर दे पाओगे। तो अगर आपको भी उस बच्चे की तरह बनना है तो ट्रस्ट में ये सारी प्रैक्टिसेस, ये सारी हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी, क्योंकि बिना डेवलप करे भाई वो तो कर रहा है ना, सामने वाला पर्सन तो कर रहा है, वो तो आपको हमेशा बीट करते ही चला जाएगा। तो इस बारे में याद रखिएगा, हर एक छोटी ट्रिक, हर एक छोटा पॉइंट, हर एक छोटा क्यू आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करना है, वो भी बहुत लिमिटेड टाइम ऑफ स्पैन, मतलब लिमिटेड टाइम स्पैन में, क्योंकि बहुत कम टाइम बचता है अपने पास भाई दरअसल में इन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करने का। और एक सबसे अच्छी बात बताऊं, ये सारी चीजें अगर आप इनकॉर्पोरेट कर ले गए तो ये थ्रू आउट योर लाइफ आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। भाई व्हाई डू यू थिंक कि ऐसा होता है कि बहुत सारी जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें जो आईआईटीएंस हैं, जो क्या नाम है, जो हमारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, वो सब मतलब बहुत ही धमाका मचा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आईआईटीएंस आपने मतलब जितने भी इंजीनियर्स हैं आपने देखा होगा कि जो और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, स्टार्टअप फील्ड्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड्स हैं, ठीक है, वहां पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह से क्या नाम है, वही लोग अलग अलग और फील्ड्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैनेजमेंट फील्ड में स्ट्रॉन्ग, मैनेजमेंट फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस के रैंक्स बहुत अच्छी निकाल रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक मतलब लाइफ में सक्सेस पाने के लिए ना एक फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कुछ बेसिक स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये स्किल्स इन लोगों ने इसी टाइम पर डेवलप कर ली है, तो उनको थ्रू आउट वो लाइफ में हेल्प करेगी। जैसे ही आप इन स्किल्स को डेवलप कर लोगे तो यही सारी स्किल्स आपको भी थ्रू आउट लाइफ में हेल्प करेगी, ठीक है। तो इसलिए जितनी जल्दी जल्दी आप इन सब चीजों में सीरियस होकर काम करना स्टार्ट करोगे तो वो आपके लिए भी चैप्टर या टॉपिक को कमांड करने के लिए तो बेनिफिशियबल होगा ही होगा, बट इन जनरल भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, ठीक है। तो ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ के बारे में याद रखिएगा, ग्राफ मत भूलिएगा। देखो यहां पर आ गया। अब देखो यहां पर हम लोग ग्राफ बना रहे हैं लॉग आर नॉट अपॉन आर का, लॉग आर नॉट अपॉन आर का टाइम के साथ। तो ये ग्राफ देखो पॉजिटिव बना है और ओरिजिन से पास हो रहा है। ये नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोप था, ये पॉजिटिव है। क्यों ये मॉडिफिकेशन क्यों आया? तो देखो हमें ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें log आर नॉट अपॉन आर आता है और टाइम आता है। तो यार हम लोगों को पता है ये इक्वेशन बड़े आराम से, ठीक है। आप नोटिस करो क्या ये इक्वेशन हमने पढ़ी है आज? बिल्कुल पढ़ी है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये इक्वेशन यहां पर पढ़ी है, ये log आर नॉट अपॉन आर एफ चाहिए अपने को, log आर नॉट अपॉन आर एफ। आर एफ का मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, कुछ लोग सिर्फ आर लेकर चल रहे हैं, यहां पर आर लिया है, तो आप आर एफ को आर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2.303 बस हमें ठिकाने लगाना होगा, इसे हम डिवाइड में भेज देंगे। तो हम लोग ऐसा मेरे बच्चे बोल सकते हैं ना। अब देखो इक्वेशन अगर आपके सामने है तो मैंने क्या कहा, अगर एक इक्वेशन आपके सामने है तो उसमें जितने भी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, जितनी भी छेड़खानी आप कर सकते हो, उसको करके नए नए तरह के ग्राफ आप बड़े आराम से प्लॉट कर सकते हो, नए नए तरह की चीजें आप खुद कर सकते हो। बस आपको उसके लिए मैथ आनी चाहिए, मैथ की लिमिट्स आनी चाहिए, मैथ की बाउंड्रीज पता होनी चाहिए कि आप उसके बियॉन्ड काम करने ना लगो, और आप बस चीजों को ढंग से ऑब्जर्व करते हुए चलो। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, हमें पता है log आर नॉट अपॉन आर एफ विल बी इक्वल टू k अपॉन 2.303 इंटू टी। इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो इस पूरे टर्म को अगर मैं y मानूं, इसको x मानूं, तो ये काम करेगा एज m। तो इक्वेशन मैच कर रही है विद द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx। इसमें देखो कोई प्लस सी का टर्म नहीं है,
यहां पर था प्लस सी का टर्म, यहां पर कोई प्लस सी का टर्म नहीं है। तो जब कभी भी y इक्वल टू mx टाइप की इक्वेशन आती है तो इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, पर इसका स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। अब यहां पर स्लोप तो हमें पॉजिटिव ही दिख रहा है ना, इसके पीछे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो इसलिए ये ग्राफ कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हम लोग बोल देते हैं ये ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। मुझे उम्मीद है ये बात आप लोगों को पकड़ में आ रही होगी, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो आई एम प्रीटी मच श्योर यहां तक तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और नोटिस करना ऐसा नहीं है कि y इक्वल टू mx देखे, आप y की जगह कोई और वेरिएबल ले रहे हो, x की जगह कोई और वेरिएबल ले रहे हो तो भी काम करेगा, बस वेरिएबल को उन्हीं सिंबल्स की तरह बिल्कुल बिहेव करना चाहिए, रिलेशन वैसे ही बैठना चाहिए। ठीक है, आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। अब अपने कॉन्सेप्ट में एक नई चीज पर आ जाते हैं जो कि अपने को ये पढ़ना है मेरे बच्चे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होती है। अब मेरे बच्चे मुझे उम्मीद है आप सबको याद होगा हाफ लाइफ क्या चीज होती है। ठीक है, तो हाफ लाइफ को याद होगा हम लोग टी हाफ से डिनोट करते हैं, पर ये 1/2 मैथ में इन्वॉल्व नहीं होता, ये बस रिप्रेजेंटेशन है। या इसी को टी 50% से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मीनिंग होता है वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपनी इनिशियल क्वांटिटी का हाफ हो जाएगा। तो ये वो टाइम ड्यूरेशन है इन विच a substance become half of its initial value, जो भी इनिशियल वैल्यू थी। ठीक है, उसी को हम लोग टी हाफ बोलते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना है हमें, बड़ा सिंपल सी बात है। ठीक है, सुनना मेरे बच्चे, तो हम लोग ये बोल सकते हैं एज टाइम अगर टी हाफ पे जाएगा तो हमारा जो रिएक्टेंट है या जो भी सब्सटेंस है वो आधा कंज्यूम हो गया होगा। तो यार थोड़ा सोचो, अगर कोई चीज आधी कंज्यूम हो गई होगी तो बची भी कितनी होगी, आधी ही तो बची होगी। अगर आपने 100 मोल लिया है तो 50 मोल कंज्यूम हुआ, 50 मोल बचा। 50 मोल लिया है तो 25 कंज्यूम होगा, 25 बचेगा। तो यानी अगर टाइम टी हाफ की तरफ जाएगा तो हमारा जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का वो इनिशियल का आधा ही तो बचेगा। जो भी आपने इनिशियल लिया होगा उसका आधा कंज्यूम और आधा बचा है। तो मुझे आरएफ याद रखो क्या लेना है, जो बचा हुआ होता है, तो ये बचा है। और हम लोगों को ये भी पता है मेरे बच्चे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू क्या आती है। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोगों को ये पता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा log R0 अपॉन RF इज इक्वल टू K अपॉन 2.303 इंटू टी। ये था मेरे बच्चे, ये इसी का मैंने इस्तेमाल करा है। पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये चीज होती है, अगर मैं टी को टी हाफ ले जाऊं यानी इस टी को टी हाफ के बराबर टाइम दे दूं तो RF क्या हो जाएगा R0/2। ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, तो मुझे रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, मुझे रिजल्ट देखने को मिलेगा log R0 अपॉन R0/2 इज इक्वल टू K अपॉन 2.303। टी की जगह टी हाफ आ जाएगा ताकि ये सिंबल हमें याद रहे, ये अब एक स्पेशल टाइम है। ये अभी तक एक रैंडम टाइम था कि ये रैंडम टाइम पर कोई भी RF हो सकता था, पर अगर टी हाफ हो गया तो RF पक्का R0/2 ही होगा, ना इससे ज्यादा हो सकता है ना इससे कम, मैथ तो यही बोलेगी। तो जरा नोटिस करो कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोग यहां पर बड़े आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आप भी कर सकते हो। R0 से R0 कैंसिल, न्यूमरेटर में 1 बचा तो ये 2 भाग जाएगा न्यूमरेटर में क्योंकि सबसे नीचे डिनोमिनेटर में है। ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई में आ गया K 2.303 इंटू टी हाफ। आप चाहो तो 2.303 का यहां मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में आ गया K इज इक्वल टू टी हाफ आ गया। तो ये मेरे बच्चे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला है। अब कई बच्चे इस फॉर्मूले को और ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने ये फॉर्मूला इसलिए बताया क्योंकि कई बार आपको लॉग में वैल्यूज दी होंगी टी हाफ की या मान लो K की, और अगर लॉग में दे रखी है तो लॉग की वैल्यू लॉग के साथ रखोगे तो काफी जल्दी कैलकुलेशन हो सकता है। पर आपको log 2 की वैल्यू तो पता ही है ना, एंड दैट वैल्यू इज 0.3010। तो आप चाहो तो ये एडजस्टमेंट भी कर सकते हो मेरे बच्चे। ठीक है, मैं यहां पर अब आगे थोड़ी जगह बची है तो मैं यहां पर काम कर लेता हूं आगे।
तो हम लोगों को ये बात पता है कि मेरे बच्चे log 2 0.3010 है ना, तो ये वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 2.303 इंटू log 2 की जगह मेरे बच्चे क्या डाल देंगे अपन 0.3010 अपॉन में मेरी जनता आ जाएगा k। तो आप इस न्यूमेरिकल वैल्यू को भी टी हाफ बोल सकते हो। अच्छा, मैं अभी इसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कई बार मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको जो k या t की वैल्यू दी जाती है, k या टी हाफ की वैल्यू दी जाती है, वो 0.30 या 2.303 के टर्म्स में दी जाएगी। तो अगर यहां पर नोटिस करो सारी चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड में ही है, तो अगर मान लो ये 2.303 या उसका कोई मल्टीपल है तो ये सीधे सीधे कैंसिल आउट हो सकते हैं बड़े आराम से। तो ये आपको कैंसिल आउट होते हुए दिखेंगे बड़े आराम से, ठीक है। बट हाँ, अब फाइनली अगर इसको सॉल्व कर ले तो आंसर आता है 0.69, 0.693 के आसपास लगभग लगभग आ जाता है। तो ये आ गया k इज इक्वल टू टी हाफ। बुक्स में आप जो इक्वेशन देखते हो मोस्टली वो ये वाली देते हो, लास्ट वाली, जो अपने लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो तीनों ही है, देखो तीनों इक्वेशन मैंने आपको क्यों बताई है, ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर। ये तीनों अगर आप अपने दिमाग में रखोगे ना तो आपका दिमाग खुद आपको हिंट कर देगा कि अगर टी हाफ या फिर k की वैल्यू इसमें से इसमें से किसी नंबर का मल्टीपल है तो आप इस इक्वेशन को इस्तेमाल करो। k या टी हाफ की वैल्यू लॉग में आ रही है तो आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करो ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो पाए। और अगर 693 के आसपास दे रखी है, ऐसी कोई वैल्यू दे रखी है तो इसका इस्तेमाल करो, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये सारी हमारी भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एंड एक बात इंपॉर्टेंटली नोट करनी है यहां पर, इस टी हाफ के फॉर्मूले में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रहा, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है, जो हाफ लाइफ होती है, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पर इस लाइन को थोड़ा सा छोटा बनाकर यहां पर एक 2000 रुपए का नोट देना चाहता हूं आपको, आप संभाल के रखना इस नोट को। जगह कम है तो यहीं पर लिख लेता हूं, देखता हूं आगे जगह है या नहीं, नहीं है यार, ठीक है कोई बात नहीं। तो 2000 रुपए का नोट मैं लिख रहा हूं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ है वो दरअसल में टाइम, वो जो टाइम है वो दरअसल में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पर इंडिपेंडेंट होता है। टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन does not depend upon concentration of reactant, जबकि जीरो ऑर्डर का कर रहा था। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है मेरे बच्चे कि तुम सेम रिएक्टेंट अगर ले लो पर उसका अमाउंट अलग अलग लो। जैसे मान लो ये कुछ एग्जांपल्स है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, कि SO2 Cl2 का डिकम्पोजिशन करते हो Cl2 और SO2 में तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर से होती है। ऐसे ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन करते हो वाटर और O2 में तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर से होती है। तुम अमोनियम नाइट्राइड का डिकम्पोजिशन करते हो नाइट्रोजन और वाटर में तो भी ये फर्स्ट ऑर्डर से होती है। N2O5 का डिकम्पोजिशन करते हो NO2 और O2 में तो भी ये फर्स्ट ऑर्डर से ही होती है रिएक्शन। अब मान लो आपने ये वाली रिएक्शन पकड़ ली पर दो अलग अलग लोग कर रहे हैं रिएक्शन, ठीक है, मतलब मान लो A और B ये रिएक्शन कर रहे हैं। अब A ने SO2 Cl2 का अमाउंट लिया 100 मोल और B ने सिर्फ लिया 50 मोल। तो दरअसल में जिसने 100 मोल लिया है A ने, उसे मान लो इसको आधा करना है यानी 50 मोल करना है, तो इसको 100 से 50 होने में उतना ही टाइम लगेगा जितना 50 वाले को 25 होने में लगेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पे या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। यानी कहने का मतलब है 100 से 50 मोल होने में अगर मान लो उसे 1 घंटा लग रहा है तो 50 से 25 होने में भी 1 घंटा ही लगेगा। यानी जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती चली जाएगी और अमाउंट कम होता चला जाएगा, हाफ लाइफ कांस्टेंट रहने के चक्कर में अमाउंट भी कम कंज्यूम करेगी। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, बड़ा ही यूजफुल आइडिया रहेगा ये आपके लिए। यानी हर बार रिएक्टेंट को आधा होने में, ठीक है, पिछली बार से आधा होने में बराबर टाइम लगेगा। यानी कुछ इस तरह का सीक्वेंस आपके सामने चलेगा मेरे बच्चे, सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो हमारे पास 100 मोल A है और ये फर्स्ट ऑर्डर से चल रहा है तो इससे 50 मोल होने में अगर मान लो 1 आवर लगा है तो यानी बेसिकली में यहां पे टी हाफ 1 आवर है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इस 50 को अगर 25 होना है ना तो भी टी हाफ
1 आवर ही रहेगा। इस 25 को 12:30 होना है तो भी टी हाफ 1 आवर ही रहेगा। पर अगर आपको याद हो जीरो ऑर्डर के लिए ऐसा नहीं होता है। जीरो ऑर्डर के लिए अमाउंट पर डिपेंड करता है हाफ लाइफ, यहां पे नहीं कर रहा है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली क्या है, देखो पहली हाफ लाइफ में ये 50 मोल कंज्यूम हो गया, पर जो दूसरी हाफ लाइफ है उसमें ये सिर्फ 25 मोल कंज्यूम हुआ है। कैन यू सी दैट? यानी सेम हाफ लाइफ पीरियड में ये सेम अमाउंट कंज्यूम नहीं हो रहा है, ये अमाउंट अपना चेंज कर रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे रिएक्शन में ये चीज रिड्यूस होती जाएगी, आप हाफ लाइफ के बराबर हाफ लाइफ देते रहोगे, फिर से आप इसको 1 घंटा दोगे ना अगर, तो 1 घंटा तो दरअसल में इस रिएक्शन की हाफ लाइफ है, तो फिर से 1 घंटे में ये 12:30 का आधा खत्म हो जाएगा, 12:30 का आधा खत्म हो जाएगा तो बचेगा 6.25। यानी अब अगले 1 घंटे में, मतलब शुरू जब आपने रिएक्शन शुरू करी तो पहले 1 घंटे में ये 50 मोल खत्म कर दिया इसने, फिर अगले 1 घंटे में सिर्फ 25 ही मोल करा। टाइम उतना ही दे रहे हो, लेकिन अब उसका वही बिल्कुल वैसे ही होता है ना, जैसे अगर हम लोग बहुत क्या नाम है स्पेशल वेडिंग वगैरह में जाते हैं, खूब सारा मतलब फीस्टिंग हो रही होती है वहां पर, तो शुरुआत में जब जाते हैं तो बहुत दबा दबा के खाते हैं एकदम, लेकिन जब फुल होने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारे खाने की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। कुछ ऐसे ही जरूरत समझो, इमेजिन करो ऐसे कुछ हो रहा है। ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स अगर होती है तो जब शुरुआत होगी तो ये भाई धमाकेदार रिएक्शन कर रहा होगा, अपनी हाफ लाइफ में शुरुआत में बहुत ज्यादा अमाउंट कंज्यूम कर लेगा, पर अगली हाफ लाइफ में यानी फिर से 1 घंटे का टाइम दिया तो जस्ट पिछली बार से आधा अमाउंट कंज्यूम करेगा, फिर अगली हाफ लाइफ दी उससे भी आधा, फिर अगली हाफ लाइफ में उससे भी आधा, फिर अगली हाफ लाइफ में उससे भी आधा, यानी 6.25 से भी और आधा हो जाएगा। तो ये बात याद रखना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग बात होती है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अब इसी फंडामेंटल आइडिया पर बहुत सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर दोनों ही रिएक्शन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसे आप जरूर प्रिपेयर करके रखना। अच्छा, अब मैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस पिक करूंगा जो हमारे स्कूल एग्जाम्स और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस लें जो स्कूल एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एक साथ कवर अप करें। ठीक है, तो जिससे हमारा खास बेनिफिट निकले, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है, दिमाग लगेगा उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ढूंढने में। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही क्वेश्चन फिल्टर करके लाऊं, तो आप भी पहले इन चीजों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर और उस प्रैक्टिस के साथ साथ एक चीज और समझेंगे। हमारे सिलेबस में वैसे तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की काइनेमेटिक्स एनसीईआरटी में दे रखी है, उसके फॉर्मूले दे रखे, उसका मतलब इस तरह के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले वगैरह दे रखे, लेकिन हम लोग सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए भी ये काम एक बार कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसको भी थोड़ा सा एक आइडिया डेवलप करेंगे वो क्या है, और साथ ही साथ प्रेशर के साथ कैसे काम करा जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, इसको भी हमारे सिलेबस में बहुत अच्छे से समझाया गया है, उसे भी देखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी का पार्ट, और आपको पता है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगली क्लास में अपन थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर रिएक्शन की काइनेमेटिक्स को डेवलप करेंगे, और साथ ही साथ ये देखेंगे प्रेशर के साथ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कैसे काम करा जाता है। ये सारी चीजें हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आई होप तब तक आप इन सब चीजों पे अच्छे से कमांड करके रखोगे, ताकि जब आप उस चीज पर जाओ तो अच्छे से प्रैक्टिस आप भी करो, मतलब कोशिश हम ये करेंगे कि साथ में खुद भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हुए चले। आज के लेक्चर में नहीं रखेंगे। आई होप आपको सारी चीजें फंडामेंटल लेवल से अच्छे से समझ में आई होंगी। फर्स्ट ऑर्डर काइनेमेटिक्स कैसे काम करती है, उसकी इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं हम, उस इक्वेशन में क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसके ग्राफ कैसे बनते हैं, हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ कैसे डिपेंड करती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ये सारी बातें हमने अच्छे से अंडरस्टैंड करी है। ठीक है, तो आई होप बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी, और अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि मेरे भाई आप तक इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस लगातार पहुंचती रहे। बाकी आज के लेक्चर में इतने ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जमकर पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और जो भी डाउट्स आते रहे मेरे साथ डिस्कस करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।